हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और हम कर रहे हैं क्लास 10th के फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन। उस सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 को, जो कि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपका या तो 5 नंबर का आ सकता है या फिर 6 नंबर का आ सकता है। डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए बेटा, k का मान जिसके लिए द्विघात समीकरण 2x² - kx + k = 0 के मूल कैसे हैं, बराबर हैं। अब हमें पता है जब मूल बराबर होते हैं तो हमारा b² - 4ac ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। b, a और c की वैल्यू हमारे पास ये इक्वेशन देगी। a की वैल्यू क्या आएगी, जो आपका x² का कोफिशिएंट है 2। b की वैल्यू क्या आएगी, जो आपका x का कोफिशिएंट है -k, साइन को छोड़ना नहीं है बेटा। c की वैल्यू जो हमारी कांस्टेंट टर्म है k, रख दें जरा। b² माइनस में 4ac = 0 सॉल्व करें। k² माइनस में 8k = 0। यहाँ पे हम k को कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा k - 8। कंपैरिजन करें कि या तो k की वैल्यू क्या आएगी 0, या फिर जब हम k - 8 को 0 के बराबर रखेंगे तो k की वैल्यू क्या आएगी 8। दोनों ही वैल्यू आएंगी, 0 भी और 8 भी। ऑप्शन डी आपका बेटा करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ से आप ये मत देख लेना कि यहाँ पे हम इसको 0 के बराबर रखें, k की वैल्यू 8 आएगी और आप ऑप्शन सी को करेक्ट कर दो। नहीं, ध्यान से देखना है। हमारे पास k² है, मतलब k की दो वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी। हमने सिंप्लीफाई किया, k कॉमन लिया, k - 8 = 0। हम इसको भी 0 के बराबर रखेंगे और इसको भी 0 के बराबर रखेंगे तो हमें k की दो वैल्यूज मिलेंगी, 0 और 8। और ऑप्शन में ऑप्शन डी हमारा यही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए बेटा, एक ट्रेन 63 किलोमीटर की दूरी के लिए एक निश्चित औसत गति से यात्रा करती है और फिर 72 किलोमीटर की दूरी अपनी मूल गति से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक औसत गति से यात्रा करती है। यदि उसे पूरी यात्रा करने में 3 घंटे लगते हैं तो उसकी मूल औसत गति क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन बेटा देखने में मुश्किल लगते हैं, बट जब हम करते हैं तो बिल्कुल आसान प्रोसीजर है। देखिए जरा, जो निकालना होता है उसे हम मान लेते हैं। हमें निकालना है मूल औसत गति या फिर चाल। माना मूल औसत गति, क्या मान लेते हैं हम इसको, x मान लेते हैं। ठीक है, बात हो रही है समय की, तो समय का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब हम देखेंगे कि जब 63 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो उसमें से कितना समय लगता है, दूरी के लिए लगा समय। दूरी बटे चाल, दूरी तो 63 किलोमीटर है और इस टाइम उसकी चाल क्या है, निश्चित औसत गति, मतलब जो हमने मानी है वही है, ये समय लगा है। फिर उसने क्या किया, 72 किलोमीटर की दूरी जो औसत थी उससे 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल बढ़ाई, तब उसने तय की। तो 72 किलोमीटर दूरी के लिए उसको समय कितना लगा, दूरी तो 72 किलोमीटर है, बट अब चाल इसने क्या करी है, जो औसत है उससे 6 बढ़ा दी है, मतलब x + 6, ये समय लगा है। यात्रा पूरी करने में टाइम कितना लगा है, 3 घंटे। मतलब ये वाला समय और ये वाला समय इनको जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 3 घंटे के बराबर ये आना चाहिए, = 3। ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसके बाद तो आगे कैलकुलेशन पार्ट है और वो तो इजीली हमसे सॉल्व हो जाएगा। दोबारा देख लीजिए बेटा, हमने कैसे किया। हमें निकालना था सबसे पहले मूल औसत गति, तो उसी को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब क्वेश्चन में इसने कहा कि 63 किलोमीटर की दूरी इसने इस चाल से की, तो 63 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे समय कितना लगा, दूरी बटे में चाल। ठीक है, 63 बटे में x। उसके बाद 72 किलोमीटर की दूरी के लिए उसकी चाल क्या रही, जो औसत थी उससे 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो 72 किलोमीटर की दूरी उसने तय की उसमें उसको कितना समय लगा, दूरी बटे में चाल, 72 बटे में x + 6। अब उसे यात्रा पूरी करने में 3 घंटे लगते हैं, तो ये तो समय लगा उसे 63 किलोमीटर की दूरी के लिए, ये समय लगा उसे 72 किलोमीटर की दूरी के लिए, और टोटल उसको समय कितना लगा, 3 घंटे। अब इसको सॉल्व करें, एलसीएम लेंगे, x + 6, इसको डिवाइड करेंगे x, 63 से इसकी गुना हो जाएगी, साथ में क्या आ जाएगा, फिर 72, x = 3। आर पार गुना कर दें, क्या आएगा,
63 की x से गुना 63x प्लस 63 और 6 की गुना 6 3 18 और 6 6 36 और 1 37 प्लस में 72x बराबर, यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस में 6x, इसकी 3 से गुणा करनी है तो कितना बनेगा 3x स्क्वेयर प्लस में 18x। सबको एक तरफ लेके जाते हैं, 3x स्क्वेयर प्लस 18x माइनस का 63x हो जाएगा, माइनस का 72x हो जाएगा और माइनस का ही 378 हो जाएगा। क्या बनेगा ये 3x स्क्वेयर माइनस के 63 माइनस के 72, ये जोड़ेंगे तो माइनस के 135 और प्लस के 18, ये बनेंगे माइनस के 117x माइनस 378 इक्वल टू 0। थ्रू आउट 3 कॉमन ले लें, क्या बनेगा एक्स स्क्वेयर माइनस में इसको 3 से डिवाइड करेंगे 39x माइनस में 126 इक्वल टू 0। अब हमें इसके फैक्टर बनाने हैं, दो नंबर्स जिनकी मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 126 और जोड़े तो माइनस के 39, क्या बनेंगे ये माइनस का 42 और 3, ये बनेंगे इसके फैक्टर। लिखे ज़रा, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस 42x प्लस 3x माइनस 126 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले, x माइनस 42, 3 कॉमन आएगा यहाँ पे x माइनस 42। फैक्टर्स क्या बने x माइनस 42 और x प्लस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो जब हम इस फैक्टर को 0 के इक्वल करेंगे तो बेटा वो माइनस में वैल्यू आएगी और चाल गति कभी भी नेगेटिव नहीं होती। यहाँ पे हम इस फैक्टर को इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी 42 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा बेटा। ठीक है बेटा, हमने क्या देख लिया 63 किलोमीटर की दूरी के लिए हमारे समय क्या लगा दूरी बटे चाल, फिर 72 किलोमीटर की दूरी के लिए हमारा समय कितना लगा दूरी बटे में चाल। यात्रा पूरी करने में 3 घंटे का समय लग रहा था तो हमने दोनों समय को जोड़ दिया इक्वल टू 3। यहाँ पे एलसीएम लिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई, सबको एक तरफ लेके गए, 3 कॉमन लिया है, फिर बना दी हमने फैक्टर। जैसे हमने फैक्टर को जीरोस के इक्वल किया तो 1 से तो आ रहे थे हमारे पास x की वैल्यू नेगेटिव, उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि हमारी गति चाल कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती है। जब हमने इस फैक्टर को 0 के इक्वल किया तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है 42, मतलब जो मूल औसत गति थी वो थी हमारी 42 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्कस करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में गति या चाल कितनी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के विपरीत 24 किलोमीटर जाने में और धारा के अनुकूल उसी स्थान पर लौटने की तुलना में 1 घंटा अधिक समय लेती है। धारा की गति ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे पानी की चाल निकालनी है तो उसे हम मान लेते हैं, माना धारा की गति, हम इसको क्या मान लेते हैं x, और मोटर बोट की स्थिर जल में चाल, ये स्थिर जल में गति कितनी दे रखी है आपको 18। अब देखिए बेटा यहाँ पे 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, धारा के विपरीत और धारा के अनुकूल। जो पानी की चाल है, जो धारा की चाल है, अगर उसी दिशा में हमारी मोटर बोट चल रही है तो वो उसकी स्पीड को बढ़ाएगी, और अगर मान लो धारा की चाल इस साइड है, पानी की स्पीड इस साइड है और मोटर बोट इस साइड चल रही है, विपरीत दिशा में चल रही है, तो वो मोटर बोट की चाल को कम करेगी। तो ये चीज आपने देखनी है, धारा के अनुकूल मोटर बोट की चाल, मोटर बोट की चाल या फिर गति। ये मोटर बोट की चाल तो आपकी स्थिर जल में है, धारा के अनुकूल जाएंगे तो धारा वाली इसको और बढ़ा देगी स्पीड को 18 प्लस x, और जब हम धारा के विपरीत जाएंगे तो वो मोटर बोट की चाल को कम करेगी, 18 में से वो अपनी चाल घटा लेगी। ये बेटा आपको जरूर ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चन में, जब धारा के विपरीत और धारा के अनुकूल जाने की बात हो तो मोटर बोट या फिर जिस भी व्हीकल की आपको गति दे रखी है उसमें पानी का बहाव जुट जाएगा। कब?
जब अनुकूल चल रहे हैं और पानी का बहाव घट जाएगा जब हम विपरीत दिशा में चल रहे हैं धारा के। अब बात हो रही है समय की। समय का हमारा वही फॉर्मूला, क्या, दूरी बटे में चाल। तो हमारी दूरी कितनी है? दूरी तो हमारी 24 ही है। चाल, एक बार हम पानी के अनुकूल चल रहे हैं ये समय लगेगा, और दूरी वही है, एक बार हम पानी के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो जब हम पानी की विपरीत दिशा में चलेंगे तब हमें 1 घंटा फालतू लगेगा इस दिशा में, यानी कि ये हमारा समय 1 घंटा ज्यादा है। हमने इसमें भी 1 जोड़ दिया, अब हो गए दोनों बराबर। इस स्टेप को दोबारा देख लीजिए बेटा। हमने दोनों ही कंडीशन में निकाला है समय। समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे में चाल। दूरी हमारी सेम है, 24 ही किलोमीटर जा रहा है, 24 ही किलोमीटर वापस आ रहा है, ठीक है, 24। बात हो रही है चाल की। जब धारा के विपरीत जा रहे हैं तो 18 माइनस एक्स वाली ले रहे हैं, जब धारा के अनुकूल जा रहे हैं तो 18 प्लस एक्स। ये धारा की विपरीत दिशा वाला समय है। जब पानी के बहाव की विपरीत दिशा में हम जाएंगे तो ये 1 घंटा फालतू लेंगे। तो दूसरे वाले में भी हमने 1 घंटा जोड़ दिया, अब हमारा समय क्या आ गया? बराबर आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम ले, 24 ही रहेगा, प्लस में 18 प्लस एक्स, यहाँ पे 18 माइनस एक्स है। इसको जोड़ दें, ये कितना बनेगा? 2 42 प्लस एक्स अपॉन में 18 प्लस एक्स बराबर 24। 18 माइनस एक्स, आर पार गुना कर देते हैं। 42 और 18 की गुना, 756। 756 प्लस 18x माइनस 42x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 24 और 18 की गुना कर देते हैं। 432 प्लस में 24x, सबको एक तरफ ले आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 42x माइनस 18x माइनस 756 प्लस 432x, 432 प्लस में 24x, सबको सॉल्व कर दे जरा। एक्स स्क्वायर प्लस के 42 और प्लस के 24, ये प्लस के 66 हो गए, उसमें से 18 गए, 16 में से 8 गए 8 और 5 में से गए 4, 48x प्लस के 48x, और ये माइनस के 756 प्लस के 432, ये कितने बनेंगे? माइनस के 423, 324 इक्वल टू 0। अब हमने बेटा इसके फैक्टर बना लेते हैं। इसके फैक्टर हमारे बनेंगे 54 और माइनस का 6, एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल टू 0। इन दो में से कॉमन लेंगे x, इन दो में से कॉमन लेंगे माइनस का 6, x प्लस 54 हमारा दोनों में सेम है, ये क्या बनेगा? x माइनस 6 इक्वल टू 0। जब हम इस फैक्टर को 0 के बराबर रखेंगे तो हमारी नेगेटिव वैल्यू आएगी, और कभी भी चाल नेगेटिव नहीं होती है तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। जब हम x माइनस 6 को 0 के बराबर रखेंगे तो हमारी x की वैल्यू क्या आएगी? 6, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, हमारा यही स्टेप मोस्ट इम्पोर्टेंट था कि हमने समय वो लिया जब हम धारा के अनुकूल चल रहे थे, और एक समय हमने वो लिया जब हम धारा के प्रतिकूल चल रहे थे। तो ये वाला 1 घंटा ज़्यादा था, हमने इसमें भी 1 घंटा जोड़ दिया, अब ये हमारा समय बराबर हो गया। यहाँ पे हमने एलसीएम ली है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, सबको एक तरफ लेके गए हैं, फैक्टर बनाए हैं, और ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस में √5x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके मूल कैसे हैं? यहीं से हम थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, यहाँ पे निकाल देते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए जरा,
ए की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 2, बी की वैल्यू क्या आएगी माइनस में √5 और सी की वैल्यू क्या है 1। हम b² माइनस 4ac निकालेंगे क्योंकि यही हमें बताएगा कि हमारे मूल कैसे हैं। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो दो मूल आएंगे वास्तविक अलग अलग, ठीक है। और अगर इक्वल टू 0 है तो दो मूल आएंगे वास्तविक पर बराबर आएंगे, और अगर ये 0 से छोटा आ जाएगा तो वास्तविक मूल नहीं आएंगे। तो वैल्यू निकालें, b का स्क्वायर कर दिया माइनस में 4ac, ये क्या आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 माइनस में 4 दूनी 8, ये आ गया हमारा -3, नेगेटिव वैल्यू आ गई तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं एग्जिस्ट करेगा। ऑप्शन सी बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसमें तो कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है ही नहीं। हमने ए बी सी की वैल्यू कंपेयर की है और ये हमसे मूलों के बारे में पूछ रहा था। हमने b² माइनस 4ac को कैलकुलेट कर दिया, ये हमारा लेस देन 0 आया है। और इस केस में क्या होता है कि कोई भी वास्तविक मूल एग्जिस्ट नहीं करता है। अब डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, एक रेलगाड़ी एक समान गति से 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो इसी दूरी को तय करने में उसे 3 घंटे अधिक लगते। रेलगाड़ी की गति ज्ञात कीजिए। तो हमें जो निकालना है उसे ही हम मान लेते हैं। माना रेलगाड़ी की गति, क्या मान लें हम इसको x। फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे, समय का। क्या होता है फॉर्मूला, दूरी बटे चाल। दूरी हमारी कितनी है 480 किलोमीटर और चाल कितनी है हमारी x। एक चीज और कह रहा है, अगर चाल कम होती कितनी 8 किलोमीटर तब भी समय लगता, तब समय क्या लगता, तब हमारा ये वाला समय लगता। दूरी बटे में चाल, दूरी बटे में चाल, दोनों ही केस में दूरी हमारी 480 है। रेलगाड़ी की स्पीड जो हमने मानी है वही है। और एक बार ये केस क्या कह रहा है, अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो ये समय लगता। इसमें समय ज्यादा लग रहा है, इधर समय ज्यादा लग रहा है। जब रेलगाड़ी की स्पीड कम होएगी तब समय ज्यादा लगेगा। यहाँ पे ये 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं तो हम दूसरे वाले समय में भी 3 घंटे जोड़ देते हैं। अब क्या हो गई, ये बराबर, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। दोबारा देख लीजिए, रेलगाड़ी की चाल तो हमारी x है और एक बार ये क्या कह रहा है, अगर चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो तब भी समय लगता, तब ये समय लग रहा था दूरी बटे चाल। रेलगाड़ी की गति जब x थी तब ये समय लग रहा था दूरी बटे में चाल। अब स्पीड कम होएगी तो समय ज्यादा लगेगा। कितने घंटे ज्यादा लग रहे थे, इसमें 3 घंटे ज्यादा लग रहे थे तो हमने जो पहले वाली स्पीड थी नॉर्मल स्पीड वाले समय में भी 3 घंटे जोड़ दिए। अब क्या हो गए, ये बराबर। एलसीएम ले लें, क्या आएगा x 480 प्लस 3x बराबर 480 अपॉन x माइनस 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 480x प्लस 3x² माइनस 8 से गुना करें 0, 8 8 64, 6 8 चौक 32 और 6 38 माइनस 8 दिया 24x बराबर में 480x। सबको इधर ले आते हैं या फिर ये तो सीधे ही कट जाएंगे। क्या बचा हमारे पास 3x² माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। थ्रो आउट 3 से डिवाइड कर दें। x² माइनस में 8x यहाँ डिवाइड करें 1 पे, फिर 2 पे 24, 8 पे 0 पे, ये बनेगा बेटा। अब इसकी हम फैक्टर बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे फैक्टर, हमें ऐसे तो पता चलेगा कि इसके क्या फैक्टर बनेंगे। 2 से करें 640, 2 से करें 320, 2 से करें 160, 2 से करें 80, फिर 2 से 40। ये आ गया ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 और 40। इनमें से ये माइनस का है तो बड़े वाला आपका माइनस का आ जाएगा। देखें, x² माइनस की 40x प्लस के 32x माइनस के 1280 इक्वल टू 0। कॉमन ले लें इन दो में से x,
x माइनस 40, यहाँ पे कॉमन ले लें प्लस का 32, x माइनस 40, जो सेम सेम है उसे एक ब्रैकेट में रखा, जो बच गए इन्हें दूसरी ब्रैकेट में रखा। जब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे तो वैल्यू माइनस के 32 आएगी, नेगेटिव में तो हमने गति लेनी नहीं है। जब हम x माइनस 40 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में ये जो स्टेप होता है ना, यही हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है। बाद में तो हमने एलसीएम लेना है, आर पार गुना करनी है, सबको एक तरफ लेके आ रहे हैं, फैक्टर बना रहे हैं, सेम प्रोसीजर है। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये क्या कह रहा था, रेलगाड़ी की हमें गति निकालनी थी, उसे हमने x मान लिया, दूरी हमें दे ही रखी थी 480 किलोमीटर ही है, हमने समय देखा तो हमें दिखा 480 बटे x। अगर रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर कम होती तब हमें ये समय लगता, ये समय हमें 3 घंटे ज़्यादा लग रहे थे तो हमने पहले वाले समय में भी 3 घंटे जोड़ दिए, अब दोनों क्या हो गए बराबर। रिमेनिंग तो कैलकुलेशन पार्ट है, ये आप इजीली कर लेंगे। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। हमें दो लगातार धनात्मक पूर्णांक लेने हैं, तो एक हमारा x हो गया और उससे अगला क्या बनेगा x प्लस 1, इनका गुणनफल क्या दिया गया है 306। सॉल्व कर दें, x और x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस x, इसको भी यहीं पे ले आते हैं। दो नंबर्स जिनकी मल्टीप्लाई करें तो ये और जोड़े तो एक, ऐसे तो पता नहीं लगता, यहाँ पे हम कर देते हैं फैक्टराइजेशन। 2 से करें 1 5 3, 3 से जाएगा 51, फिर 3 से जाएगा 9, 9 दूनी 18, 18 और 17, एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। फर्स्ट रो में से कॉमन ले लें, लास्ट रो में से कॉमन ले लें, यही आएगा। जो सेम सेम है उसे एक ब्रैकेट में रखते हैं, रिमेनिंग को एक ब्रैकेट में रखते हैं। जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 18, ये तो नेगलेक्ट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि हमें धनात्मक पूर्णांक दिए हुए थे, पॉजिटिव नंबर दिए हुए थे। जब x माइनस 17 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई है 17, तो हमारे पूर्णांक क्या हो गए 17, 17 में एक और जोड़ेंगे 18। ये दो नंबर्स हैं और ये दो नंबर्स ही हमें निकालने थे। ठीक है बेटा, ये तो बिल्कुल आसान ही क्वेश्चन था। हमें दो क्रमागत दो लगातार धनात्मक पूर्णांक चाहिए थे, हमने अज्यूम कर लिए x और x प्लस 1। क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि उनका गुणनफल कितना है 306, तो ये कर दी हमने उसकी गुना, और ये 306 सबको एक तरफ ले आए और ये हमने बना दिए फैक्टर। जैसे ही फैक्टर बनाए एक तो आई है नेगेटिव वैल्यू, इसे हमने नेग्लेक्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि हमारे पूर्णांक कैसे थे पॉजिटिव थे। यहाँ से x की वैल्यू आ रही है हमारे पास 17। क्वेश्चन को यहीं पे मत छोड़ देना बेटा, इसने क्या कहा था पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो पूर्णांक हमारे क्या थे x और x प्लस 1। तो आंसर में आप लिखोगे पूर्णांक क्या आ जाएंगे हमारे पास अभीष्ट पूर्णांक, मतलब जो हमें चाहिए है, एक तो 17 और एक 17 प्लस 1 18। ठीक है, डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा, जंगल भ्रमण के दौरान ऊंटों को देखा गया। ऊंटों के झुंड का 1/4 ऊंट जंगल में देखे गए। झुंड के वर्गमूल से दुगने ऊंट पहाड़ों पर चले गए थे और शेष 15 ऊंट एक नदी के किनारे देखे गए। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमें नहीं पता ऊंटों की संख्या कितनी है, हम मान लेते हैं, माना ऊंटों की संख्या कितनी मान ली हमने x। अब जंगल में कितने गए, इसका 1/4 ये गए। पहाड़ों पे कितने गए, झुंड के वर्गमूल से दुगने यही, और नदी के किनारे कितने गए, शेष जो 15 थे वो। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें तो जंगल में गए थे वो, पहाड़ों पे गए थे वो, प्लस में नदी वाले,
ये टोटल मिला के ही तो हमारे पास ऊँटों की संख्या थी। अब हमें इसको सॉल्व करना है। 4 को हटा दें, थ्रू आउट 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। x प्लस में 8 रूट x प्लस में 60 इक्वल टू 4x। सबको एक तरफ ले आते हैं। x प्लस 8 रूट x प्लस 60 माइनस 4x इक्वल टू 0। क्या बना हमारे पास? ये माइनस में 3x प्लस 8 रूट x प्लस 60 इक्वल टू 0। अब हमें इसको सोल्व करना है। हम क्या कर रहे हैं, हम पुट कर लेते हैं या फिर हम मान लेते हैं क्या, रूट x को y मान लेते हैं। तो हमारे पास ये क्या बनेगा, y का स्क्वायर बनेगा। माइनस में 3y स्क्वायर प्लस में ये y है 8y प्लस 60 इक्वल टू 0। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि बेटा यहाँ पे हमारे पास ये बन तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म रही थी, पर क्योंकि रूट में था तो इसको सिंप्लीफाई करना थोड़ा टिपिकल हो जाता, इसीलिए हमने इसको क्या मान लिया, y मान लिया। तो ये क्या है, ये y का स्क्वायर ही है। तो अब बन गई हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। माइनस के साइन को ठीक कर ले, सबको माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा और ये माइनस का बन जाएगा। अब बना लेते हैं हम इसके फैक्टर। 3y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 60 इक्वल टू 0। दो नंबर जिनकी गुना करें तो माइनस में 180 और जोड़ें तो माइनस में 8। क्या बनेगा? सीधा सीधा है, 18 और 10। 3y स्क्वायर माइनस में 18y प्लस में 10y माइनस में 60 इक्वल टू 0। यहाँ से हम कॉमन लें, 3y कॉमन आएगा, y माइनस में 6 प्लस में यहाँ पे हम देखें 10 कॉमन आएगा, y माइनस में 6। जो सेम सेम है उसे एक ब्रैकेट में रख लिया, जो रिमेनिंग है उसे एक ब्रैकेट में रख लिया, बराबर 0। इसको 0 के बराबर रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 6 आएगी। और यहाँ पे हम 0 के बराबर रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी। अब ऊँटों की संख्या तो किसी भी सेंस में नेगेटिव में हो नहीं सकती ना, तो इस वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे। ये आ गया हमारे पास y की वैल्यू। यहाँ हम वापस रखें, रूट x अगर हमारा 6 है तो x की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर कर दो 36। हमारे ऊँटों की संख्या कितनी आ गई, 36 आ गई है। अब हमें यही करना था, फर्स्ट पार्ट में तो हमें ऊँटों की संख्या ही ज्ञात करनी थी, होगी 36। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति विभक्ति कर द्वारा बताएं। यहाँ पे निकाल देते हैं हम b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे निकाल देते हैं, b स्क्वायर माइनस में 4ac, 8 8 64 माइनस माइनस प्लस, 4 ते 12 और 12 6 72, 720, यानी कि प्लस का ही नंबर आएगा, ग्रेटर देन 0। दो मूल एग्जिस्ट करेंगे अलग अलग, ठीक है। हमें यही बताना था कि विभक्तिकर द्वारा मूलों की प्रकृति बतानी थी कि दो भिन्न वास्तविक मूल आएंगे। आ तो गए, एक तो ये आ गया माइनस का 10/3 और एक ये आ गया था 6। तथा नदी के किनारे कितने ऊँट बचे थे, नदी के किनारे तो बेटा अपने 15 ही ऊँट थे। पहाड़ों पर कितने ऊँट थे, पहाड़ों पर यहाँ पे x की वैल्यू रख दीजिए 36, 36 का स्क्वायर रूट 6, 6 दूनी, पहाड़ों पर 12 ऊँट थे। जंगल में कितने ऊँट थे, x की जगह 36 रख दीजिए, 36 को 4 से भाग देंगे, 9 ऊँट थे जंगल में, और हमें यही बताना था। मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप हमारा ये है। क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि कुछ ऊँट हैं, ऊँटों का 1/4 जंगल में चला गया, उसके वर्गमूल के दुगने ऊँट पहाड़ों पर चले गए, 15 ऊँट नदी के किनारे देखे गए। हमें ऊँटों की कुल संख्या बतानी थी, हमें नहीं पता कितने ऊँट थे, हमने मान लिए x। जंगल में कितने चले गए थे, 1/4, x/4। पहाड़ों पर कितने थे, झुंड की संख्या के वर्गमूल के दुगने थे, और नदी पे कितने थे, 15, यानी कि ये सारे मिलके थे, तो टोटल ऊँट x ही बराबर में x कर दिया।
4 था तो थ्रू आउट 4 से डिवाइड कर दिया, सबको एक तरफ लेके गए, एक इक्वेशन बनी। इसको और ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हमने रूट x को क्या मान लिया, y। अब ये हमारी y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हमने फैक्टर बनाए, y की वैल्यू आई, पर क्योंकि ऊँटों की संख्या तो हमारी x थी तो वापस हमें x की फॉर्म में ही लाना था। x की वैल्यू क्या आ गई 36 और हमें ऊँटों की कुल संख्या बतानी थी, ये कितने आ गए 36। फिर हमें द्विघात समीकरण कंपेयर करके बताना था कि मूलों की प्रकृति कैसी है। हमने जब b² - 4ac निकाला तो वो ग्रेटर देन 0 आया। जब भी 0 से बड़ा मतलब प्लस का नंबर होता है तो हमारे दो अलग अलग वास्तविक मूल आते हैं, ठीक है। नदी के किनारे कितने ऊँट थे, 15। पहाड़ों पर कितने ऊँट थे, x की वैल्यू रिप्लेस कर दी। जंगल में कितने ऊँट थे, यहाँ पे भी x की वैल्यू रिप्लेस कर दी और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाना है। डिस्कस करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के मूल हैं और ऐसा है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा, मतलब मूलों का योग और मूलों का गुणनफल बराबर है, तो हमें k का मान निकालना है। अबे हमें पता है मूलों के योग का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस में b/a। तो पहले a b c की वैल्यू ले ले। a की वैल्यू क्या आएगी k, b की वैल्यू क्या आएगी -2 और c की वैल्यू क्या आएगी 3k। माइनस में b/a की वैल्यू रख दी इक्वल टू अल्फा बीटा हमारा मूलों का गुणनफल, वो किसके बराबर होता है, c/a के बराबर। तो हमने c की वैल्यू रख दी बटे में a की वैल्यू रख दी, ये तो कैंसिल आउट हो गया। माइनस माइनस प्लस, 2 बराबर है 3k और k की वैल्यू को लिखें तो ये क्या आएगी 2/3। ऑप्शन ए बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। देखिए बेटा इसने क्वेश्चन को कैसे सेंस को घुमाया है। हमें एक द्विघात समीकरण दे दिया, ठीक है, और ये कहा कि अल्फा और बीटा उसके मूल हैं। फिर ये कंडीशन दे दी। ध्यान से देखें तो ये कुछ नहीं, ये मूलों का योगफल है और ये मूलों का गुणनफल है। मूलों के योगफल का हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है -b/a। तो यहाँ से हमने वैल्यूज रख दी। गुणनफल का फॉर्मूला आता है c/a, यहाँ से वैल्यूज रख दी। आर पार गुना कर लीजिए या इसको पहले काट दीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो k की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। हम ले लें, ये हमने ले लिया हमारा समकोण त्रिभुज। आप इसको थोड़ा और सही बना लेना, मैं यहाँ पे लेटर पैड पे लिख रही हूँ तो थोड़ा सा ऐसा ही बन रहा है। क्या कहा है, समकोण की त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 कम है। अगर आधार x है तो ऊंचाई क्या बनेगी, इससे 7 कम। यदि कर्ण 13 है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है, मतलब हमें ये दो भुजाएं निकालनी है। अब हमें समकोण त्रिभुज दिख रही है तो हम क्या लगाएंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या कहती है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। वैल्यूज रख दीजिए। आधार कितना है x है, लंब कितना है x-7 है। यहाँ पे तो हम हमारी आइडेंटिटी लगाएंगे, ये एज इट इज a² प्लस b² -2ab। क्या बनेगा ये, इसको भी इधर ले आते हैं, x² और x² 2x² माइनस में 14x माइनस क्या इधर आएगा 169 बनेगा, तो ये क्या बनेगा -120। थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर दें, x² -7x -60 इक्वल टू 0। दो नंबर जिनकी गुना करें तो ये, जोड़े तो ये 12 और 5, x² -12x प्लस 5x -60। फर्स्ट 2 में से कॉमन ले, x -12, लास्ट 2 में से कॉमन ले, जो सेम सेम है वो एक ब्रैकेट में, जो बच गए वो एक ब्रैकेट में। जब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू -5 आएगी। आधार नेगेटिव तो हो नहीं सकता तो इस वैल्यू को हम कर देंगे रिजेक्ट। जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 12। तो हमारा आधार कितना आ गया 12 और लंब क्या आ गया इससे 7 कम मतलब 5।
ये हमारी अन्य दो भुजाएं। ठीक है, दोबारा देख लीजिए बेटा, इसने क्वेश्चन में क्या कहा गया कि समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो आधार से 7 कम है। हमने आधार को x मान लिया और उससे 7 कम कर दिए तो वो ऊंचाई आ गई है। कर्ण हमें दे ही रखा है 13, यहाँ पे लगा दी हमने पाइथागोरस प्रमेय। सबको एक तरफ लेके गए, फैक्टर बनाए और जैसे ही सोल्व किया हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 12, मतलब आधार हमारे पास क्या आ चुका है 12 और लंब के लिए हमने 12 में से 7 घटा दिए। ठीक है, डिस्कस करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, क्या एक आयताकार आम का बाग बनाना संभव है जिसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी हो और क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो? यदि संभव है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। तो हम मान लें, माना चौड़ाई मानेंगे x, तभी तो लंबाई नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि लंबाई क्या है, चौड़ाई की दुगनी है, 2x हो गया। क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमें, 800 दे रखा है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये कितनी है 800। 2x स्क्वायर माइनस में 800 इक्वल टू 0। पहली बात हमें दिखानी है कि ऐसे संभव है या नहीं है ऐसा बगीचा बनाना। हम निकालेंगे b स्क्वायर माइनस में 4ac। b की वैल्यू यहाँ पे है ही नहीं, x का कोफिशिएंट तो मतलब 0 हो गया, माइनस में 4, a की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू कितनी है माइनस में 800, माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 और ये हो गया 6400, ग्रेटर देन 0 मतलब वैल्यूज तो एग्जिस्ट करेंगी। ऐसा आम का बाग बनाना संभव है और अब है तो अभी ज्ञात करने हैं, मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। 2x स्क्वायर 800 माइनस का है, उधर जाएगा प्लस का, 2 गुना में है इधर जाएगा भाग में, तो ये 400 हो जाएगा। x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 400, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है। स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, और ये वैल्यू कितनी आ गई है 20। तो हमारे पास चौड़ाई कितनी आ गई है 20 और लंबाई क्या हो जाएगी इसकी दुगनी मतलब 40। तो ऐसा आयताकार आम का बगीचा बनाना बिल्कुल संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो। दोबारा देख लीजिए बेटा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। लंबाई चौड़ाई से दुगनी हमने लेनी थी, हमने चौड़ाई को x मान लिया, ऑटोमेटिक लंबाई 2x आ गई। बात हो रही है क्षेत्रफल की, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ से पहले हमने देखा कि क्या ऐसा बगीचा बनाना संभव है। जब हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, ये पॉजिटिव नंबर आया, मतलब 2 रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। तो हमने इसको बाकी फिर इसको सोल्व कर दिया है। रिमेनिंग तो कैलकुलेशन पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस समीकरण का मूल 2 है? मूल 2 है, 2 रख के देख लो कौन सेटिस्फाई कर रहा है। 2 दूनी 4 माइनस 4 दूनी 8 प्लस 5, 9 में से 8 गए तो 1 आया, 0 तो आया नहीं, ये तो नहीं बनेगा। यहाँ पे रख के देखें, 2 दूनी 4 प्लस 3 दूनी 6 माइनस 12, ये भी नहीं आया। यहाँ पे रख के देखें, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 7 दूनी 14 प्लस 6, 8 और 6 14, 14 में से 14 गए 0। ऑप्शन सी बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन है। थोड़ा लेंथी प्रोसीजर से भी कर सकते हैं, बट जब हमें ऑप्शन पता है तो क्यों ना हम शॉर्टेस्ट मेथड से करें। हमें बताना था कि किस समीकरण का मूल 2 है, तो हमने 1 बाय 1 इक्वेशंस में रख के देख लिया, जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया वही आंसर है। वैसे ये आएगा नहीं, इसमें भी देख लो, 2 दूनी 4 थी 12 माइनस 12 माइनस 2, देखो नहीं आया ना। ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट आंसर है। अब डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर के लास्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेटा, वैसे तो बेटा ये क्वेश्चन आपका चैप्टर 3 में था, बट अब ये डिलीटेड पोर्शन में है। हम वहाँ पे चैप्टर 3 में जब हमने किए तब तो ये क्वेश्चन किया नहीं, इसीलिए मैंने इसे इस चैप्टर में इंक्लूड कर लिया है। हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं जब डिलीटेड पोर्शन में ही है? तो क्योंकि बोर्ड ने जो आपको सैम्पल पेपर, जो प्रैक्टिस पेपर अवेलेबल कराया ना बेटा, उनमें ये क्वेश्चन डाला हुआ है। तो सॉल्यूशन तो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। एक राजमार्ग पर स्थान A और B 100 किलोमीटर दूर है। ये एक हाईवे लगा लिया, यहाँ पे हमने ले लिया स्थान A है और ये हमारा स्थान B है, और इनकी दूरी कितनी है
100 किलोमीटर है। एक ही समय में एक कार ए से और दूसरी कार बी से चलती है। यदि कारें अलग अलग गति से एक ही दिशा में चलती हैं, अगर एक कार यहाँ से चलती है और एक कार यहाँ से चलती है और दोनों सेम डायरेक्शन में चलती हैं, तो कितने घंटे में मिल रही हैं? वो 5 घंटे में मिल रही हैं। और अगर एक दूसरे की तरफ चल रही हैं तो वो 1 घंटे में मिल जाती हैं। दोनों कारों की गति क्या है, हमें जो निकालना है उसे ही हम मान लेते हैं। ए पॉइंट से चलने वाली कार को हम ए नाम दे देते हैं और बी पॉइंट से चलने वाली कार को हम बी नाम दे देते हैं। माना कार ए की गति, इसको क्या मान ले हम? x मान लेते हैं। और कार b की गति, इसको हम क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। अब बेटा हमारे पास दो कंडीशन है, जब कारें एक ही दिशा में चल रही हैं और जब कारें एक दूसरे की तरफ चल रही हैं। जब कारें एक ही दिशा में चलेंगी तो हमारी गति क्या होगी बेटा? इसका ध्यान रखना आपने, x माइनस वाई। और जब हम एक दूसरे की तरफ ये कारें आएंगी तब हमारी चाल क्या आएगी? x प्लस वाई। ये चालें आपस में यहाँ पे जुड़ जाएंगी। अब इस टाइम हमें समय कितना लग रहा है? 5 घंटे। यहाँ पे हमें समय कितना लग रहा है? 1 घंटे। दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर ही है। तो हम निकालें, चाल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? दूरी बटे समय। तो जब हमारी चाल x माइनस वाई है तो दूरी तो हमारी 100 ही है, बटे में समय 5। काट दें इसको, 20। एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई है बेटा। ठीक है, दूसरी बार देखें, चाल हमारी ये आएगी कब? जब दूरी तो हमारी 100 ही है, समय कितना है? 1 घंटा। मतलब x प्लस वाई बराबर 100। अब इन दो इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है, बाकी का काम आप इजीली कर लेंगे। यही इंपॉर्टेंट स्टेप था जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हम इस चाल की बात कर रहे हैं। ये चाल कब है? जब दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, तो तब हमारी चालें आपस में क्या होंगी? घट जाएंगी। और जब एक दूसरे की तरफ चलेंगी तो ये चालें आपस में जुड़ जाएंगी। इसमें हमें 1 घंटे का समय लग रहा था, इसमें हमें 5 घंटे का समय लग रहा था। दूरी दोनों में कितनी है? हमारी 100 किलोमीटर है। फॉर्मूला हमने लगाया है चाल का दूरी बटे में समय। दो इक्वेशंस आई हैं, कर लें इनको सॉल्व। ये तो कैंसिल आउट हो गए। 2x बराबर 120। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 60। किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। माइनस का y, 60 उधर ले गए, माइनस के y बराबर माइनस का 40। माइनस से माइनस, y की वैल्यू कितनी आ गई है? 40। x क्या था? कार A की गति आ गई हमारे पास 60 किलोमीटर प्रति घंटा और कार B की हमारे पास गति आ गई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बेटा, बस आपने क्वेश्चंस की सेंस को समझना है और फॉर्मूला हमने ये लगाना है। या तो हम दूरी का फॉर्मूला लगा रहे हैं, समय का, चाल का, यही फॉर्मूले हमारे लग रहे हैं। आप कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे उससे आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, दूरी का फॉर्मूला लगाते तो क्या आते? चाल गुना समय। यहाँ पे करके देखे जरा, दूरी बराबर है, जब हमने ये चाल ली तो समय कितना लगा? 5। इक्वेशन हमारी वही बनेगी। दूरी ये है, जब हमने ये चाल ली तो समय कितना लगा? 1 घंटा। चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे आप चाल निकाल के भी कर सकते हैं। इक्वेशंस आपकी बेटा सेम बनेगी, सिंप्लीफिकेशन आप कर ही लेंगे। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम बेटा चैप्टर 5 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। Till then, take care. Thank you everyone for watching my videos.